युवा सेना में आप सबका स्वागत है। मैं सुयश कमल सोनी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक टेस्ट। आपको मालूम है रविवार को हमारा पेपर 1 हुआ था, उसी टेस्ट सीरीज से संबंधित ये एक्सप्लेनेशन है। पार्ट 1 जिसमें हमने 1 से 25 तक सवाल डील किए, उसके बाद पार्ट 2 जिसमें 25 से 50 और ये तीसरा पार्ट है। और इसी तरीके से आपको 4 पार्ट में पूरे पेपर का डिस्कशन मिलेगा। आप हमारी टेस्ट सीरीज को अवेल करें। इससे आपको सीधा फायदा ये होगा कि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो तैयारी है उसको आप सटीक तरीके से कर पाएंगे। आपको स्पष्ट रूप से ये समझ में आ जाएगा कि आपने जितना पढ़ा है वो आपसे बन भी रहा है या नहीं। इसके अलावा आपको ये भी समझ में आएगा कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं और उन सवालों को आप जवाब दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। ज्यादा महंगी भी नहीं है हमारी टेस्ट सीरीज। आप चाहें तो हमें ऑनलाइन जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, क्वालिटी के बारे में और भी तमाम इंफॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं। तो आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। सवाल जो है वो 91 सवाल से हम शुरू करने वाले हैं। 50 तक हम पिछली डिस्कशन में बात कर चुके हैं। जो 51st क्वेश्चन है वो बात करता है गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू नेशनल आयुष मिशन एनएएम मिशन जो है, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम और सेंट्रल सेक्टर दो तरीके की स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर चंक ऑफ मनी लगाती है, ज्यादा रुपया जो लगेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होगा, स्टेट और सेंटर मिलकर भी लगाएंगे। रेशियो 60-40 का भी हो सकता है। उसके अलावा आप देखें तो यूनियन टेरिटरीज में अलग रेशियो होगा और भी इस तरीके के जो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस होते हैं उन सबको लगाया जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में। 60-40 होता है, 90-10 होता है और कहीं कहीं पर 100% जो होता है वो भी गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है नेशनल आयुष मिशन के बारे में। ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ने कब तक कंटिन्यू रखने की बात करी है, तो 2026 तक ये स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है कि 2026 तक ये पर्टिकुलर स्कीम चलने वाली है। और इसके बारे में जो बारीकियों से जानकारी है ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं आंकड़ों के बारे में। 52nd सवाल जो है, 52वां सवाल जो है, बात करता है नेशनल आयुष मिशन का। उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, वैक्सीनेशन कोविड-19 की, टेलीमेडिसिन और वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये समझने की जरूरत है कि जो आयुष है उसके बारे में हमने पहले सवाल डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट था डिस्कशन को उसमें कि आयुर्वेदा, यूनानी, ये सारी जो भी दवाइयां होती है, होम्योपैथी वगैरह के जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इन सब से डील करता है आयुष। और आयुष मिशन में पर्टिकुलरली टेलीमेडिसिन और वॉलंटरी सर्टिफिकेट ऐड करा गया है। वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आपका जो आंसर बन जाता है वो हो जाता है सी 2 एंड 3। 53वें सवाल की तरफ आप आगे बढ़ेंगे हम। 53rd सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो आपको मालूम है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है 21 जून को हर साल। सवाल यहाँ पर यह है कि कब से ये शुरू हुआ था। तो आपको एक बात याद रखनी कि 2014 से इस बारे में चर्चा हुई थी और जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली इसमें इस चीज को पास कर दिया गया था। इंसेप्शन जो है 2014 का है। 2014 में इसका इंसेप्शन है, मतलब शुरुआत की बात करी गई थी, बात रखी गई थी यूएनजीए में और 2015 से इसको शुरू कर दिया गया था 21 जून 2015 से। तो ये एक जरूरी सवाल है जिसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़े। 54th क्वेश्चन बात करता है आयुष सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं। आयुष में आयुर्वेद है, यूनानी है, इसके अलावा आप देखें तो सिद्धा और होम्योपैथी भी आती है। तो उनके फायदे सबसे पहले तो ये हैं कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर भी आप कम रुपया खर्च करके अच्छी से सर्विसेज ले सकते हैं, मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो एल्डरली लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, उनके लिए भी आप सेवा दे सकते हैं इन सारी आयुष सिस्टम से, जो आयुष मेडिकल सिस्टम है उसके द्वारा। इसके अलावा जो कुछ लोगों को तंबाकू खाने की और नशे की लत होती है, ड्रग्स वगैरह लेने की जो लत होती है, उसको भी आप टैकल कर सकते हैं योग वगैरह से। तो आयुष के अंदर ये भी आ गया। इसके अलावा आप देखें तो जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है, मोटापा होता है, हाइपरटेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये तमाम चीजों को भी आप आयुष जो मिशन या फिर एक मेडिकल सिस्टम है उसके द्वारा आप डील कर सकते हैं। इसके अंदर चाहे आयुर्वेदिक आए, योगा आए या फिर होम्योपैथी आए, तो इन सारी चीजों से आप डील कर सकते हैं और इसी वजह से जो आपका आंसर है वो जो डी हो जाता है। ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। ये सारी चीजों को आप डील कर सकते हैं जो आयुष सिस्टम है उसके अंतर्गत। बात करें हम 55वें सवाल की। 55th क्वेश्चन बात करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम्स के बारे में। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन सी स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाती है। अब इस तरीके के सवालों के लिए मैं आपको एक सीधी सलाह दूंगा, जो भी मिनिस्ट्रीज जो जो स्कीमें चला रही है वो सारी स्कीमें आपको रट लेनी है, क्योंकि इस तरीके के सीधे सवाल आएंगे। यहाँ पर आप देखें तो सारी स्कीमें, चाहे श्रेष्ठ की बात करें, नीट की बात करें, इम्प्रेस स्कीम की बात करें या फिर प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम की, ये सारी स्कीमें चलाई जाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो ये आपको याद कर लेनी है। इसके अलावा भी आप देखें तो ये सारी स्कीमें जो है, समग्र शिक्षा स्कीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, ज्ञान प्रोग्राम है, इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जिसको इम्प्रिंट नाम से जानते हैं, जिज्ञासा है, ये सारी स्कीमें चलाई जाती हैं। ये आपको यहाँ से याद कर लेनी है, आपको ये एग्जाम में बहुत काम आएगी।
56 क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। 56वां सवाल जो है ये आपसे पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कब क्रिएट करा गया था, कौन से साल में? सितंबर 26 1985, सितंबर 26 86, 1987 या फिर 1988? तो इसका जवाब है 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बना दिया गया था। ये आपको याद रखना है। सीधा सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिसका आपको जवाब याद रखना है। आगे बात करें 57 क्वेश्चन की, तो 57 क्वेश्चन फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर है। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपना जो काम करता है वो किन किन डिपार्टमेंट्स के तहत करता है। इसमें आपके मिनिस्ट्री ऑफ जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी आएगा, फिर आएगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल इसके अंदर नहीं आने वाला है। ये आपको याद रखना है और इसी से आपका जो जवाब है वो बन जाता है 1 और 2, ए आपका जवाब हो जाने वाला है। चर्चा को आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन पर। 58 क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर बात बताई जा रही है रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो चलाया जा रहा है इसको कब तक कंटिन्यू करने की बात कही है, गवर्नमेंट ने कब तक के लिए अप्रूव कर दिया है इसका कंटिन्यूएशन? 31 मार्च 24, 26, 25 या फिर 28? और इसका जवाब है कि 31 मार्च 2026 तक चलने वाली है रूसा स्कीम। इसको भी आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया जो भी स्कीम्स चल रही है गवर्नमेंट की उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मिनिस्ट्री वाइज भी जानकारी होनी चाहिए, और इसके अलावा भी अगर कोई स्कीम खबरों में बनी है लगातार तो उसको भी आपको पकड़ना जरूरी है। और अक्सर हमसे करंट अफेयर्स मिस हो जाते हैं और उसी जगह टेस्ट सीरीज का जरूरी काम होता है। टेस्ट सीरीज आपको वो सवाल के रूप में वो चीज समझा देती है और याद करा देती है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन्हें भी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और इससे आपको काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर मैं आपको शुरू में समझा चुका हूं। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि 60 पे 40 के रेशियो में जनरल कैटेगरी ऑफ स्टेट को पैसे या फिर स्कीम का लाभ मिलने वाला है। फिर उसके बाद कहा जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स है उनको 90-10 का रेशियो मिलेगा और यूनियन टेरिटरीज को मिलने वाला है 95 और 5 का रेशियो। मतलब जो इन्वेस्टमेंट होगा 5% यूनियन टेरिटरी देंगे और 95% सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि गलत है। अब यहां पर एक बात आप समझ लीजिए कि 60-40 और 90-10 वाला तो समझ में आता है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज के केस में 100% जो पैसा है वो यूनियन गवर्नमेंट देगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही देने वाली है। तो यहाँ पर 95 और 5 वाला कोई प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो है 1 और 2। पढ़ते हैं अगले सवाल पे जो कि 60th क्वेश्चन। 60वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये एक नोडल डिपार्टमेंट है और ये जो है ये कब बनाया गया था भारत में, ये आपसे पूछा गया है। और इसका जवाब है 1971 में ये बनाया गया था। आप 1971 को याद रखिए, इसी समय हमारी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो 1971 की लड़ाई से भी आप याद रख सकते हैं, उसी समय पर बनाया गया था आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करें हम 61 सवाल की। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के नाम से जिसको आप जानते हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? बड़ा ही आसान सवाल और इसका सीधा जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप मेटी के नाम से जानते हैं। मेटी, आप मेटी याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके तहत NIC आता है। अब पूछा जा रहा है कि NIC किस साल में बनाया गया था। 62वां सवाल है, इन विच ईयर वॉज NIC एस्टैब्लिश्ड? और इसका जवाब है 1976 में NIC को एस्टैब्लिश करा गया था। सीधा सवाल सीधा जवाब। अब बढ़ते हैं हम 63rd सवाल की तरफ। जो NIC है वो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या उसके काम है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। और इसी सवाल के द्वारा आपको NIC के फंक्शन भी पता चल रहा है। पहले तो ये गवर्नमेंट के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर, जो IT सिस्टम्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए डेवलप और डिजाइन करना, उसका काम NIC करेगा। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन वगैरह के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए गवर्नमेंट को, वो भी NIC देगा। इसके अलावा जो इमर्जिंग नई नई टेक्नोलॉजीज है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, तो इन सबको एक्सप्लोर करना और इन सब पे एडवाइस करने का काम भी NIC करने वाला है, जिसकी वजह से आपका जो जवाब है वो जाता है D, ऑल ऑफ दी अबव। अब 64th सवाल जो है, 64th में आपसे पूछा जा रहा है जो NIC है ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज देता है। इनमें कौन कौन सी सर्विसेज है? तो NIC के बारे में हमने क्या देखा, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डील करता है। तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो है ये बायोटेक्निक का या बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो पहला तो होने से रहा। दूसरा आपका है रजिस्ट्रेशन एंड वेबकास्ट, तो ये इंटरनेट से संबंधित है। इसके अलावा आप देखें तो मल्टी लेयर GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो ज्योग्राफिकल जो आपको पता होगा कभी लोकेशंस वगैरह आपको लेनी पड़ती है तो उसके लिए GIS सिस्टम लगाया जाता है। ये सारी जो चीजें हैं 2 और 3 जो होगा ये NIC का काम है, 1 जो है वो NIC का काम नहीं है, क्योंकि जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो होती है वो बायोटेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है, बायोटेक्नोलॉजी की एक फील्ड होता है, जिसके कारण आपका जो आंसर है वो जाता है 2 और 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 65वें सवाल की तरफ। 65th सवाल हमसे क्या पूछता है,
ये पूछता है कि यूनेस्को जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है। तो आपको सीधा सवाल का जवाब मालूम है कि जो यूएन है उसके तहत आती है, यूनेस्को आती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आएगी, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल आएगी, ये सारी जो आती हैं वो यूएन के अंदर आती है। तो यूनेस्को के बारे में हमें पता चलता है। अगला सवाल है कि जो यूनेस्को है ये कब बनाया गया था। तो ये भी बहुत ही सीधा फैक्चुअल सवाल है। इसका जवाब जो है वो है कि यूनेस्को बना दिया गया था आपका 1946 में। तो ये आपको याद रखना है यूनेस्को के बारे में। अगला सवाल बात करता है आपसे फिर से यूनेस्को के बारे में ही, और ये आपसे पूछ रहा है कि यूनेस्को जो है ये भारत में कब से प्रेजेंट है, भारत में इसकी प्रेजेंस कब से है। तो इसका भी जवाब जो है वो सीधा साधा है, 1948 से भारत में प्रेजेंस है यूनेस्को का। इसके बाद सवाल पूछा जा रहा है फिर से यूनेस्को के ऊपर कि कितने मेंबर कंट्रीज हैं यूनेस्को में। तो यूनेस्को में फिलहाल 193 मेंबर कंट्रीज हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपको इनको सीधा सीधा रट लेना है, इसके अलावा इनका कोई रास्ता नहीं। अगला सवाल है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के बारे में। तो इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग को एस्टैब्लिश किया गया था 1987 में। अगला सवाल बात करता है आपसे 17वां सवाल कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के बारे में, जो कि दुनिया की सिर्फ पहली ऐसी या फिर एकमात्र इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है कि आप प्रमोट करें और डेवलप करें एजुकेशन। तो ये किस तरीके से ये सारे काम करते हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये डिस्टेंस एजुकेशन को और ओपन लर्निंग को ही प्रमोट करते हैं। तो इनका पूरा काम आपको समझ में आ गया, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग है, तो ये लर्निंग के ऊपर काम करेंगे, ह्यूमन राइट एजुकेशन नहीं, सेक्स एजुकेशन या फिर अडल्ट लिटरेसी, ये सारी चीजों पर नहीं, सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन लर्निंग के ऊपर काम करने वाले हैं, तवज्जो देने वाले हैं। अब पढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, जो कि हमारा 71st क्वेश्चन है, और 71वें सवाल में हमसे पूछा गया है प्रोफेसर आशा सिंह कनवार के बारे में। ये प्रेसिडेंट और सीईओ हैं कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की। किस साल में इनको सीईओ और प्रेसिडेंट बनाया गया था, ये सवाल है, और इसका जवाब है 2012 में प्रोफेसर आशा सिंह कनवर को प्रेसिडेंट और सीईओ बनाया गया था, 1 जून 2012। 72वां सवाल फिर से कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के बारे में है, और इसमें बताया जा रहा है कि 2 सेक्टर्स पे काम करता है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, एजुकेशन और स्किल्स में। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं। तो पहला है जेंडर इक्वालिटी, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की बराबरी से उनको जो तालीम देनी है, जो एजुकेशन देनी है वो देनी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एनेबल्ड लर्निंग, मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा आप कैसे जो आपकी नॉलेज है उसको डेसिमेट कर सकते हैं, सब में फैला सकते हैं, इसके ऊपर भी काम करता है आपका कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। इसके बाद बात करें हम 73वें सवाल की, जो कि यूनिसेफ की बात कर रहा है। अब यूनिसेफ जो है वो सक्सेसर है एक यूनाइटेड नेशंस की पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और इसको कब बनाया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ को बनाया गया था 11 दिसंबर 1986 को, तो ये भी आपको रट लेना है। 74वां सवाल आपसे पूछ रहा है एशिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में, एडीबी के बारे में। अब इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। एडीबी बहुत इंपॉर्टेंट बैंक हो जाता है क्योंकि एशिया का बैंक है, इसीलिए जानकारी जरूरी है। हालांकि इसके अलावा वर्ल्ड बैंक पे भी सवाल आते हैं, और न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे बैंकों के ऊपर भी सवाल आते रहते हैं। अब एशिया डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो इसको कब बनाया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये बनाया गया था 19 दिसंबर 1966 को। इसके बारे में जानकारी हम आगे और लेते हैं सवालों के द्वारा। जो आपका 74वां सवाल ये हो गया। 75वां सवाल जो है वो आपसे पूछ रहा है एशिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। शंघाई, मेट्रो मनीला जो कि फिलीपींस में है। इसके अलावा ऑप्शंस में एक और दो और हैं, काठमांडू और जकार्ता। और इसका जवाब जो है वो है मेट्रो मनीला, या फिर जो मनीला है फिलीपींस का उसके अंदर है एडीबी का हेडक्वार्टर्स। ये आपको याद रखना है, दिसंबर 1966 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और हमेशा इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो एक जापानीज होता है, ये आपको याद रखना है। इसके आगे की जो चर्चा है, जैसे 76वें से लेके जो 100वें सवाल तक है, इसके बीच में हम एडीबी के भी सवाल देखेंगे और भी संस्थाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। आप क्वेश्चंस की क्वालिटी देख पा रहे हैं, साथ में आप ये भी देख पा रहे हैं कि आपसे कौन से सवाल बन रहे हैं और कौन से सवाल नहीं बन रहे हैं। इस स्थिति में आपको करना यही है कि जो आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं उनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ें, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करें, उनका एक नोट बना लें कि ये पर्टिकुलर बॉडी या फिर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला सवाल आपसे नहीं बना था। और वो आपको फायदा देगा कब, जब आप एग्जाम में जा रहे होंगे, उसके पहले आप रिवीजन कर पाएंगे, और जो भी चीजें आप मिस कर रहे हैं उन चीजों को आप कवर अप कर पाएंगे, ताकि आप एग्जाम को क्लियर करते हैं। जो भी गलतियां करनी है ये हमारी टेस्ट सीरीज में आप कर लीजिए, इन मॉक टेस्ट में आप कर लीजिए, ताकि आपका जो मेन पेपर है वो बहुत ही गजब का जाए, और एमपीपीएससी रजिस्ट्रार, एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम आप बहुत आराम से क्रैक कर पाए। थैंक यू। साथ में एक और रिक्वेस्ट है आपसे,
आपको अगर हमारे चैनल का इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और इसके साथ में एक और जरूरी बात है कि आप अपने जितने भी फ्रेंड्स जो एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।